नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी मेरी जनहित याचिका का चौथा भाग। मैंने सोचा कि या तो अकेली थी, इसने तो यह बताया ही नहीं कि मुझे 2 को सर्विस देनी है। जब एक अंदर घर में थी तो गेट पर बाहर से ताला लगाने का क्या मतलब है। हालांकि दोनों की बॉडी लैंग्वेज हाव भाव बड़े अच्छे थे, बेहद शालीन सभ्य सुसंस्कृत लग रही थी। दोनों ने ऐसे बात शुरू की जैसे हम बहुत पहले से मित्र हैं। 5 मिनट की बात में ही दोनों ने ही मेरे मुंह से सच निकलवा लिया कि मैं इस फील्ड में न्यू कमर हूँ, यह मेरा पहला दिन है। मेरे सॉरी बोलने पर और दोनों मुस्कुरा कर रह गई। इस बीच मुझसे यह पूछ लिया गया कि क्या मैं दोनों को सर्विस दे सकता हूँ। क्षण भर में मैंने सोच लिया कि मैंने ना किया तो कमज़ोर साबित होऊंगा, अनाड़ी तो साबित हो ही चुका हूँ। फेल्योर पर्सन बनकर यहाँ से निकलना अच्छा नहीं, और इस बात की भी पूरी संभावना है कि दोनों के लिए एग्री न होने पर ये बैरंग ही वापस कर दें। मैंने यह सारी बातें मन में कौंधते ही पूरा कॉन्फिडेंस शो करते हुए हाँ कर दी। इस पर बड़ी वाली के चेहरे पर बड़ी रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई। इसके बाद डील फिर से तय हुई। कहा तो मैं 1 से 20,000 रुपये चार्ज करने की सोचकर घर से निकला था, फिर 10 पर तैयार हो गया। फिर 15,000 में ही 2 को सर्विस देने के लिए तैयार होना पड़ा। उन दोनों ने मुझे पूरी छूट दी थी कि मैं चाहूँ तो वापस जा सकता हूँ। वो मुझे कन्वेंस चार्ज के साथ साथ इतना समय देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी दे देंगी। लेकिन मैं अब रोल बैक के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सर्विस स्टार्ट हुई। मैंने सोचा था कि दोनों अलग अलग टाइम में सर्विस लेंगी, लेकिन मैं गलत था। सर्विस साथ ही देनी पड़ी। मुझे यह कहें कि मेरे लिए यह बड़ा शॉकिंग मोमेंट रहा। शुरू से लेकर आखिर तक कई तरह के नए ड्राई फ्रूट्स, नॉनवेज और बड़ी महंगी विस्की के भी दौर चले, बेहद शालीनता के साथ। इस काम में भी बेहद हाई क्लास सोसाइटी वाली बातों को मैं देख सुन रहा था। बड़ी वाली महिला की अंग्रेजी अमेरिकन अंग्रेजी के बहुत करीब थी। मेरी अंग्रेजी उन दोनों के सामने बस काम चलाऊ भर थी। दोनों ने बातचीत का ऐसा समा बांधा था कि लग ही नहीं रहा था कि मैं एक अजनबी से मुखातिब हूँ। मेरी घबराहट न जाने कहाँ चली गई थी, या ये कहें कि वह दोनों इतनी एक्सपर्ट थी कि मुझे यह एहसास ही नहीं होने दिया कि मुझे क्या कैसे करना है, बल्कि उन्होंने जैसा चाहा मुझसे वैसा करवा लिया। लास्ट में यह कहकर तारीफ की कि उन दोनों ने खूब एंजॉय किया। मेरे लिए तब यह सब आश्चर्यजनक ही था। मैं यंत्रवत सा बोल गया, मी टू। इस पर दोनों खिलखिला कर हंस पड़ी, मानो मेरी खिल्ली उड़ा रही हूँ कि बेटा तुमने क्या एंजॉय किया। तुमने तो वो किया जो हमने करवाया। तुम एक मशीन हो जिसका रिमोट मेरे हाथ में है। और फिर जैसे मुझे मेरे दायरे में रखने, मुझे मेरी हैसियत बताने की दोनों ने कोशिश की। छोटी वाली बोली, यू शुडंट हैव गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन। दिस साइज ऑफ योर हैंकी वॉज नॉट प्रॉपर। वी एंजॉयड हाउअर। आपको गलत सूचना नहीं देनी चाहिए थी। आपकी रुमाल का आकार गलत था। आपको हमें धोखा नहीं देना चाहिए था। फिर भी हमने आनंद उठाया। उसकी इन बातों ने मुझे सकते में डाल दिया कि मैंने चीट किया। यह संयोग था कि फिर भी उन्होंने एंजॉय किया। मैंने सफाई देना चाहा कि मैंने चीटिंग नहीं की। यदि ऐसा कुछ हुआ तो मेरी जानकारी में नहीं हुआ। मेरे चेहरे पर आया तनाव और मेरी बातों से उन्हें लगा कि मैं तनाव में आ गया हूँ। यह देखकर वह बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में बोली, आई नो दैट इट वॉज नॉट इन डेलिबरेटली बाई यू। यू कमिटेड द सेम मिस्टेक्स विच आर नॉर्मली कमिटेड बाई नो विशेष इन दिस फील्ड। As such, there is no need to worry about it. हम जानते हैं यह आपने जानबूझकर नहीं किया। इस फील्ड में आए नए व्यक्ति से जो गलतियां हो सकती है आपने वही की, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मुझे मेरी फीस बड़े सलीके से दे दी गई। चलते चलते उन दोनों के साथ एक छोटा पैग फिर लिया। सुबह के 4 बजने वाले थे। मुझे उस महिला ने एक ऐसे पॉइंट पर छोड़ा जहाँ से मैं ऑटो वगैरह ले सकूँ। अभी सूर्योदय होने में वक्त था। मैं ऑटो कर जनकपुरी उस स्थान पहुंचा जहां बाइक खड़ी थी।
उसे लेकर घर आया और तानकर सो गया। मैं बुरी तरह थकान महसूस कर रहा था। सोकर करीब 2 बजे उठा। बाकी मित्र भी जाग रहे थे। मैं भी तैयार होकर उन लोगों के साथ हो लिया। खाने के दौरान ही सबने अपनी अपनी वीर गाथा सुनाई। मैंने भी अपनी सुनाई, अंदर अंदर फूलते हुए कि मैं तो पहली बार में ही एक रात में ही 2 शिकार कराया। मगर सब ने मेरी वीर गाथा सुनकर जो हंसना शुरू किया तो देर तक हंसते ही रहे। सब ने एक स्वर में कहा कि मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चीट हुआ, लूट लिया गया, बेवकूफ़ बन गया और न जाने क्या क्या बातें कि एक मर्द होकर 2 औरतों के सामने नहीं टिक सके। दोनों ने तुम्हें लूट लिया। मैं एकदम चुप था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब जो कह रहे हैं वह सही है या मैं जो सोच रहा हूँ वह। खाने पीने के बाद पिछली बार की तरह सब फिर घूमने निकल गए। मैं अंदर अंदर इतना अपसेट हो गया था कि जाने का मन नहीं हुआ। सब ने बहुत कहा लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना बनाकर लेट गया। अकेला होते ही यह प्रश्न बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा कि मैंने जो कदम बढ़ाया है वह सही है या गलत। अगर कहीं संयोगवश यह बात खुल गई कि मैं एक गिगोलो हूँ तो दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। पापा जो मंझले भैया के लिव इन में होने से ही इतना आहत हैं कि उनसे बात नहीं करना चाहते, उनके लिए तो यह इतना बड़ा सदमा होगा कि शायद अपने को संभाल ना सके। और मेरी पढ़ाई में मेरे माता पिता की अंतिम इच्छा, उसका क्या होगा? तो क्या मेरा करियर खत्म हो गया? जाने अनजाने मेरा सेक्स वर्कर होना मेरा करियर बन गया है। जिस तरह यह मित्रमंडली बता रही है कि बड़ी संख्या में लोग इसे अपना प्रोफेशन बनाए हुए हैं, महीने में लाखों कमा रहे हैं। इसमें टिके रहना आसान काम नहीं है। अपने को लैंग्वेज, मैनर्स, फिजिक, स्टेमिना हर स्तर पर बेहतर बनाए रखना होता है। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कैजुअली करने वालों की संख्या ज़्यादा है लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा समय टिकते नहीं, पैसे भी कम मिलते हैं। मगर मैं इस पैसे से क्या क्या कर पाऊंगा? कितने दिन ऐसे चल पाएगा? जब यह खत्म होगा तब मेरे लिए जीवन में बचेगा क्या? क्या मैं उस वक्त ऐसी जगह खड़ा होऊंगा जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा? पर्सनल लाइफ नष्ट हो चुकी होगी। फैमिली लाइफ की सोच ही नहीं सकता। कौन लड़की मेरे साथ आएगी? कितने दिन उससे छिपा पाऊंगा? उसे मैं कैसे फेस कर पाऊंगा? मैं इसके साथ नॉर्मल बिहेव कर पाऊंगा? मैं उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर पाऊंगा? यह सारे प्रश्न मुझे इस कदर परेशान करने लगे कि सिर में वाकई दर्द होने लगा। मैं इस बीच टीवी का चैनल कई बार बदल चुका था। उठकर विस्की के भी 2 पैग जल्दी जल्दी लगा लिए थे। इसके बाद भी तर्क वितर्क कम नहीं हुए, बल्कि उन दोनों महिलाओं के साथ बिताए पल, उनकी बातें याद आने लगी और साथ ही रह गुदगुदाने भी लगी। मुझे लगा कैसे कुछ बिगड़ जाएगा। सारे मित्र बता रहे हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जब चाहो फील्ड से खुद की विदाई कर लो, कोई बताने ढूंढने थोड़ी आता है। सुहेल की यह बात भी बार बार दिमाग में कौंधती। यार, एक प्रोफेशनल की तरह सोचो। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य संपदा है संपदा। तो यार, जब यह संपदा है तो इसका यूज भी होना चाहिए। वेस्ट करने से क्या फ़ायदा? यह हमारा एसेट है। एसेट का मैक्सिमम यूज ही मैनेजमेंट का फर्स्ट एंड लास्ट लॉ है। सारे काम करने के बाद जो समय बच रहा है उसमें कुछ इनकम के लिए यह करना कहीं से गलत नहीं है। फिर ऐसा काम जिसमें मजा भी खूब है। वह जब यह सारे तर्क दे रहा था तब बाकी सब भी जोरदार ढंग से उसी की हाँ में हाँ मिला रहे थे। उसकी इस बात का भी सब ने समर्थन किया कि ऐसे भी मैरिड कपल हैं जो अपनी ब्लू मूवी बनाकर मार्केट में बेचकर पैसा कमा रहे हैं। जो अपनी पहचान छिपाए रखना चाहते हैं वो डिजाइनर मास्क लगा लेते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी में बच्चे आदि लगा लेते हैं। मेरे लिए जानकारी के स्तर पर यह कोई नई बात नहीं था, लेकिन खुद फील्ड में पहुंचकर यह सब देखकर थोड़ा अचरज में था। मैं सोचता कि क्या सेक्सुअल डिजायर इतनी पावरफुल है कि लोग किसी भी स्तर पर उतर सकते हैं, और साथ ही पैसा भी वाकई इतना इम्पोर्टेंट है कि शरीर एसेट बन जाएगा। या अभी तक हम यह जान ही नहीं पाए कि हमें चाहिए क्या, हम भटक रहे हैं। मैं यह जानकर हैरान हुआ कि विपुल को कई महीने पहले एक ऐसी क्लाइंट भी मिली थी जिसने घर पहुंचने के आधे घंटे बाद डिमांड कर दी कि क्या वो अपने 2 और साथियों को भी बुला सकता है इसी समय। साथी कैसे होने चाहिए यह भी उसने बहुत ही खुले शब्दों में बताया। विपुल ने उसकी अफनाहट का पूरा फ़ायदा उठाया और अपने 2 साथियों को बुला भी लिया।
फिर उस महिला ने जो हरकतें की उसके बाद विपुल उसे साइकिक क्वीन कहता था। महिला ने तीनों साथियों को रात भर के लिए 50,000 रुपये पेमेंट किया था। विपुल का नंबर उसने सेव कर लिया था। 1.5-2 महीने के अंतराल पर कई बार बुलाया, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों, उसकी सनक भरी डिमांड से या तीनों इतना ऊब गए कि ज़्यादा पैसा मिलने के बावजूद उसके पास जाना बंद कर दिया। विपुल ने यह जानने की बहुत कोशिश की थी कि आखिर वह साइकिक लेडी करती क्या है। इतनी स्मार्ट, इतनी रिच और साथ ही बहुत पढ़ी लिखी भी है, फिर भी इस स्तर पर क्यों उतर आई है। विपुल सारी कोशिशें करके सिर्फ इतना जान सका था कि वह बिजनेस वूमेन थी। बाकी उसकी फैमिली लाइफ के बारे में कुछ नहीं जान सका कि वो मैरिड है या अनमैरिड, कितने फैमिली मेम्बर हैं, कुछ भी नहीं। नशे में भी वह इतनी सतर्क रहती थी कि सीधे चुप करा देती थी। ड्रिंक भी उतना ही लेती जितने से होशो हवास कायम रहे। मैं सारे मित्रों के अनुभव और अपने पहले अनुभव के आधार पर सिर्फ इतना ही निष्कर्ष उस समय निकाल सका कि यह ऐसा दलदल है जिससे बिल्ले ही बाहर निकल पाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर उसी में समाप्त हो जाते हैं। मैंने एहसास किया कि एक तरफ मैं इससे होने वाली तमाम समस्याएं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, निकलने की बात भी मन में आती है, लेकिन सेक्स और मनी पावर का अट्रैक्शन जकड़े जा रहा है। क्योंकि निकलने के मेरे प्रयास बेहद कमज़ोर थे, तो आखिर मैं इस दलदल में आकंठ डूब गया। फील्ड में सक्सेस के लिए जो भी फंडे जरूरी थे, उन सबको मैंने बारीकी से जाना सीखा, हर वह काम किया जिससे मेरी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बने और ज़्यादा पेमेंट ले सकूं। अपनी कोशिशों में मैं सफल भी होता जा रहा था। जल्दी ही अपने कई साथियों को पीछे छोड़ दिया। मैं इसमें इतना रम गया कि सब भूल गया, पापा को भी भूल गया। इतना कि जब पापा का फ़ोन आता तभी उनसे बात होती। वह बातें 1-2 मिनट से ज़्यादा करते तो मैं उबने लगता, फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर फ़ोन काट देता। स्थिति यह आई कि इस फील्ड में आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि मैं लगभग 8 महीने घर नहीं गया। पापा से कह दिया कि रिसर्च वर्क का लोड ज़्यादा है, अब जल्दी नहीं आ पाऊँगा। बचपन में पापा के सामने मैं छोटा सा भी झूठ बोलने से घबराता था। उन्हीं से मैं यह और अन्य झूठ बराबर बोलता रहा। साल बीतते बीतते मेरी आदत, मेरी सेहत और बैंक अकाउंट की सेहत, पढ़ाई के प्रति नज़रिया, करियर के प्रति चिंता सब बदल गई। पढ़ाई अब मैं दूसरे ढंग से कर रहा था। प्रोफेसर की सेवा में समय ज़्यादा देता, उन पर ज़्यादा पैसे खर्च करता। अब वह भी खुश थे। फिर एक दिन उन्हीं के साथ एक होटल में डिनर कर रहा था, तो मैंने मौका देखकर कह दिया कि सर 3 साल होने जा रहे हैं, मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया। थीसिस का काम देखे तो अभी तो वह एक तरह से शुरू ही नहीं हुआ है। सर कुछ कीजिए, मुझे जल्दी से जल्दी PhD अवार्ड कराइए। सर अब मैं घर से ज़्यादा समय तक पैसे नहीं मांग पाऊँगा। सर इटालियन फूड, चिकन मिलानो, डेली जिसियोजो, पैन फ्राइड एस्परागस के स्वाद में डूबे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले सब हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिनर उस दिन उन्होंने भरपेट नहीं मन भर किया है। आखिर में जब होटल से बाहर आए तो बोले, समीर तुम इतना प्यार से खिलाते हो कि मना करते नहीं बनता। आज बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने मस्का मारते हुए कहा, नहीं सर, आपने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कहा। मैं उनको छोड़ने से पहले थीसिस के बारे में पक्की बात कर लेना चाहता था। मैंने घुमा फिरा कर फिर बात चढ़ी तो उन्होंने एक मोबाइल नंबर नोट करा कर कहा, ये संपर्क टोक का नंबर है, इन्हें मेरा परिचय देकर बात कर लेना। कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बोल देना यह प्रॉब्लम है। फ़ोन पर सारी बातें नहीं करना। उनसे मिलने का टाइम लेकर सीधे घर चले जाना, मैं बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू में वो बहुत नानुकुर करेंगी, सीधे मना कर देंगे, लेकिन चल मत देना, वो कुछ देर बाद खुद ही सब बता देंगी। वो चाहेंगी तो मैक्सिमम 3 महीने के अंदर थीसिस तुम्हारे हाथ में होगी। उनकी इस बात से मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने अगले ही दिन मिलने का टाइम ले लिया। पहले तो उन्होंने मना किया कि आज टाइम नहीं है, लेकिन प्रोफेसर साहब का नाम लेते ही बोली, ठीक है, यदि आपको कोई समस्या ना हो तो 9 बजे आ जाएं। मैंने छूटते ही कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगा। संपा जी के 9 बजे शब्द ने मेरे शरीर में करंट सी दौड़ा दी। उसी पल मुझे यह और गहराई से एहसास हुआ कि
आदमी का काम उसकी मानसिकता पर ज़बरदस्त प्रभाव डालता है। उसकी मनोस्थिति उसी के अनुरूप बनती चली जाती है। आखिर में मुंह से या अनायास ही निकल गया कि इस गिगोलो वर्ड से मैं बाहर न आया तो वह दिन दूर नहीं जब यह मुझे पूरी तरह निगल जाएगा। मैं पूरे समय इसी उधेड़-बुन में रहा कि मेरी मति को क्या हो गया था जो मैं इस दलदल में उतर गया, और उतर गया तो इतना समय होने के बाद भी मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। संपा जी का 9 बजे शब्द बार बार मस्तिष्क में गूंज रहा था। यह गूंज मुझे बहुत परेशान कर रही थी। इससे छुटकारा पाने के लिए मैंने कई सिगरेट पी डाली, मगर बार बार 9 बजे संपा जी, 9 बजे, 9 बजे संपा जी से इतना परेशान हुआ कि सोचा 2-4 पैग लगा लूँ। मगर यह सोच कर कि संपा जी के यहाँ ठीक से सलीके से पहुँचना है। नशे से सूजी आंखें चेहरा लेकर जाना मूर्खता होगी, इसलिए नहीं पी। मैं अपने भरसक 9 बजे सलीके से संपा जी के घर पहुंचा। वह नांगलुई में रहती थी। मकान काफ़ी बड़ा था। मैंने गेट पर पहुंचकर कॉल बेल बजाई तो कुछ देर बाद एक अधेड़ से व्यक्ति ने खोलकर पूछा, किससे मिलना है? मैंने बताया तो उसने आगे इशारा करके कहा, ऊपर चले जाइए। उसके अंदाज से स्पष्ट संकेत मिल गया कि वहाँ संपा जी ऊपर किराए पर रहती हैं। बड़े से पोर्च में 3 4 व्हीलर और कई 2 व्हीलर खड़े थे। वह अधेड़ अपने मालिक का बहुत वफादार नौकर लग रहा था। जब तक मैं संपा जी के कमरे के दरवाजे पर नहीं पहुंच गया, वह नीचे खड़ा मुझे देखता रहा। सीढ़ियों के बाद करीब 8-10 कदम का टेरेस था। उसके बाद कमरा दिखाई दिया। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर तेज लाइट थी। कोई दिख नहीं रहा था। मैंने थोड़ा संकोच के साथ आगे बढ़कर दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से महिला स्वर गूंजा, कौन है? यह संपा टो की थी। मैंने बाहर ही से कहा, संपा जी, मैं समीर। यह सुनते ही उन्होंने कहा, अच्छा अंदर आ जाएं। संपा जी ने यह वाक्य थोड़ा भारी स्वर में कहा। मैंने सूच बाहर ही उतारे, अंदर दाखिल हुआ। कमरा काफ़ी बड़ा था लेकिन बेहद अस्त व्यस्त। अलमारियों, टेबल, बेड, हर तरफ किताबें, डायरिया, पेन, राइटिंग पैड, रजिस्टर रखे हुए थे। उस बड़े से कमरे से अटैच बाथरूम, किचन भी दिख रहे थे। बेड के एक तरफ थोड़ा स्पेस डाइनिंग स्पेस की तरह प्रयोग किया जा रहा था। एक साधारण सी मेज के पास 4 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। संपा जी करीब 40 के आसपास रही होंगी। बेड पर ही बैठी थी। एक चौड़ी टेबल सामने बेड पर ही उन्होंने रखी थी। दोनों पैर टेबल के नीचे से आगे फैले हुए थे। वह टेबल पर एक पैड पर कुछ लिख रही थी। उन्होंने अजीब सा अस्त व्यस्त सा गाउन पहन रखा था। बाल बड़े थे, जिसे पीछे उठाकर सी पिन लगाया हुआ था। बगल में ही सिगरेट एस्ट्रे रखी थी जिसमें सिगरेट के टोटे दिख रहे थे। संपा जी गोरे रंग की, कुछ हेल्दी सी थी। मुझ पर एक नज़र डालकर कहा, अच्छा आप ही हैं समीर, आइए बैठिए। उन्होंने स्टडी टेबल की तरफ पड़ी चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं आज्ञाकारी शिष्य की तरह थैंक यू कहता हुआ बैठ गया। तभी वह बोली, अरे दूर बैठने के लिए नहीं कहा, यहाँ करीब बैठिए, तभी बात हो पाएगी। उन्होंने अपने दाएं हाथ से सामने एकदम करीब फुट मैट के पास इशारा करते हुए कहा। उनके इस वाक्य से मैंने शरीर में करंट का झटका सा महसूस किया। मैं सहमा सा उठा। कुर्सी जहां उन्होंने इशारा किया था वहीं खींचकर बैठ गया, एकदम सीधा, बिल्कुल तनकर। तेज तर्रार स्टूडेंट माना जाने वाला शोधकार में जुटा। भले ही जुगाड़ से मैं संपा जी के सामने बड़ा असहज हो रहा था। भीतर भीतर घबरा रहा था। मुझ पर उड़ती सी एक नज़र डालकर वह फिर लिखने लगी। वह जितना ज़्यादा चुप थी मैं उतना ही ज़्यादा घबरा रहा था। मन में सोचा, आखिर ये इस तरह मुझे बैठा कर क्या एहसास कराना चाहती हैं। करीब 5 मिनट में मेरे 5 कर्म हो गए। मुझे लगा यह महिला जिस तरह से टाइम ले रही है उससे तो यह प्रोफेशनल लगती ही नहीं। 5 मिनट बाद भी जब शुरू हुई तो पहले सिगरेट जलाई। मुझे भी ऑफर किया, मैंने मना कर दिया तो लाइटर से अपनी सिगरेट जलाकर एक कस लेकर बोली, मुझे प्रोफेसर साहब ने बताया है कि आप क्यों आए हैं। काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन मैं इसके लिए पहले यह बता दूं कि मैं फ़ीस में कोई रियायत नहीं करती और पूरी फ़ीस एडवांस लेती हूँ। हाँ, काम भी टाइम पर देने की गारंटी तो नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो टाइम बताया हो उस टाइम पर काम पूरा ना किया हो।
इतना कहकर चंपा जी ने सीधे फीस बता दी, जिसे सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। लेकिन चंपा जी तो पहले ही कह चुकी थी कि फीस में कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, तो मेरा मुंह बंद था। मैं कुछ देर सोचता रहा कि अगर 2 साल और निकल गए तो न जाने कितने खर्च हो जाएंगे, और जितनी जल्दी पूरी हो पीएचडी उतनी ही जल्दी घर वापस चलूँ। दूसरे, जिस दुनिया में आजकल विचरण कर रहा हूँ उसके चलते तो लगता ही नहीं कि थीसिस कभी पूरी क्या आधी भी कर पाऊंगा। मुझे चुप देख कर वह बोली, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आराम से सोच लें, 2-4 दिन बाद बताएं। लेकिन मैं जो कैलकुलेशन कर चुका था इस बीच, उससे यह निष्कर्ष निकाला कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने तुरंत कहा, चंपा जी मेरे पास और टाइम नहीं है। हालांकि यह फीस यदि मैं वाकई घर पर डिपेंड होता तो देने के बारे में सोच ही नहीं सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मुझे यह कहते देर नहीं लगी कि मुझे फीस मंजूर है। हाँ, इस बात की गारंटी चाहता हूँ कि मेरा काम पूरा हो जाए, थीसिस ऐसी हो कि डिग्री अवार्ड होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने देखा कि मेरी इस बात पर उनके चेहरे पर कुछ तनाव सा आ गया है, लेकिन बात निकल चुकी थी, और साथ ही यह भी कि मैं इतनी लंबी चौड़ी फीस देने के लिए एग्री होने के बाद इतनी गारंटी लेना जरूरी भी समझता था। मगर उनके जवाब से मुझे निराशा हुई। वह बहुत बेरुखी सी बोली, क्या प्रोफेसर साहब ने बातें ठीक से नहीं बताई? मैंने पल भर की खामोशी के बाद तुरंत कहा, चंपा जी मुझे अकाउंट नंबर बता दें, मैं फीस अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उन्होंने नंबर बताने में देरी नहीं की। 2 अकाउंट नंबर बताकर कहा 50-50% दोनों में कर दूँ। मैंने फीस तुरंत ट्रांसफ़र करके कहा, ठीक है चंपा जी, अब मैं कब आऊँ? यह कहकर मैं उठा ही था कि उन्होंने हाथ से बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठिए, अभी आपसे कुछ बातें भी करनी है। इस सेंटेंस से मुझे एक बार फिर करंट लगा। फीस, काम से लेकर समय तक सबकी बात हो चुकी थी, पेमेंट भी कर चुका था, वह भी 100%। उनके मोबाइल में पैसा ट्रांसफ़र होने का मैसेज भी आ गया था। तो अब क्या चाहती हैं? मेरा मन अंड बंड बातों की तरफ एकदम चला गया। वह उठी, बाथरूम की तरफ चली गई। मैं बैठा रहा। टीवी पर एक मूवी 300 चल रही थी, 300। लीना हेडी और गेरार्ड बटलर की यह अद्भुत फिल्म 2007 में ही आई थी। यह प्राचीन राजा लियोनाइडस और उनके 300 जांबाज सैनिकों की विशाल पर्शियन आर्मी के साथ दिल दहला देने वाले युद्ध की कहानी पर बनी है। युद्ध सहित हर दृश्य इतने स्वाभाविक फिल्माए गए हैं कि देखते वक्त पलक न झपके। निर्देशक जैक स्नाइडर ने अपनी पूरी प्रतिभा उड़ेल दी है। मैं जब वहाँ पहुंचा था, यह मूवी तब पहले से ही चल रही थी। मैंने यह फिल्म दोस्तों के साथ कई बार देखी थी। लीना हेडी के 2 इंटीमेट सीन ऐसे थे, खासतौर से बटलर के साथ, कि उन्हें कम से कम परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता था। उधर चंपा जी वॉशरूम का दरवाज़ा खोल रही थी, इधर वही सीन बस शुरू होने जा रहा था। मैंने सोचा चंपा जी आकर बंद कर देंगी या DVD फॉरवर्ड कर देंगी, मगर उम्मीद के एकदम विपरीत पूर्ववत अपने स्थान पर बैठ गई। नई सिगरेट जलाई और धीरे धीरे कस लेते हुए ध्यान से मूवी देखने लगी। सीन जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचता जा रहा था, कामुक आवाज़ें वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी, और वैसे वैसे मेरी असहजता भी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच चंपा जी ने नज़र टीवी पर जमाए हुए ही पूछा, आप स्मोकिंग करते नहीं हैं या इस समय करना नहीं चाह रहे? इस अनपेक्षित प्रश्न से मैं चौंका, लेकिन संभलते हुए कहा, स्मोकिंग करता हूँ। तो लीजिए, इतना हेजिटेशन क्यों? इतना कहकर डिब्बी लाइटर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने भी एक सिगरेट जलाकर पहला कस लिया और इसी बीच सीन खत्म हो गया। साथ ही चंपा जी का एक शब्द गूंजा, मार्वलस। मुझे बड़ी राहत मिली। लेकिन चंपा जी ने फिर परेशान कर दिया, यह पूछकर कि क्या मैं फिल्में देखता हूँ। मैं किसी भी तरह से वहाँ और नहीं रुकना चाहता था, तो तुरंत सफ़ेद झूठ बोल दिया कि मुझे फिल्में पसंद नहीं। चंपा जी ने स्क्रीन से नज़र हटाए बिना कहा, जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, मैं उस बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। फिर मेरी प्रतिक्रिया जाने बिना ही उन्होंने बातें शुरू कर दी। वह बातें क्या, एक से बढ़कर एक जटिल प्रश्न थे।
उनके हर 10 में से 8 प्रश्न के उत्तर मेरे पास नहीं थे। उस वाटर कूल्ड कमरे में मैं पसीना पसीना हुआ जा रहा था। उसी समय मैं सही मायने में समझ पाया कि मेरी पढ़ाई की डेप्थ क्या है। संपा जी के सामने मैं कहीं नहीं ठहरता था। उन्होंने 20 मिनट में ही मुझे निचोड़ डाला। यह एहसास करके ही मेरा मन घबरा उठा था कि गिगोलो वर्ड ने कैसे मेरी पढ़ाई लिखाई को तहस नहस कर दिया है। जिस विषय पर मैं डॉक्टरेट की डिग्री के लिए ललायित हूँ कि मिल जाए तो करियर राह पर ले आऊं, उस विषय में मुझे 10 में से 2 नंबर मिल रहे हैं। मेरी इस दयनीय हालत से संपा भी खींच उठी थी, तो उन्होंने बात समाप्त करते हुए कहा, ठीक है, जरूरत होगी तो मैं कॉल करूंगी। मैं उठा, जल्दी से थैंक यू बोलकर बाहर आ गया। वह पूरी रात मेरी जागते हुए भी थी। बार बार संपा जी के एक एक प्रश्न मेरे दिमाग को मथे जा रहे थे। बार बार यह बात मन में आ रही थी कि संपा जी इन प्रश्नों के जरिए मेरी पढ़ाई का स्तर जांच रही थी, और जो स्तर पाया क्या वैसी ही गड्ढमड्ढी सी कोई थीसिस लिख कर थमा देंगी, और प्रोफेसर साहब बस किसी तरह डिग्री दिलवा दूंगी, और किसी तरह मैंने जॉब भी जुगाड़ कर ली तो क्लास में छात्रों को क्या पढ़ाऊंगा। इन बातों के अलावा एक और बात से भी मन बहुत परेशान हो रहा था। संपा जी को लेकर मन में तमाम दूषित भावनाएं बार बार सिर उठा रही थी। जब उनके पास था तभी से मैं हर कोशिश करके बार बार हार जा रहा था। मुझे बार बार हुआ मुझ जैसे कि सर्विस हायर करने वाली महिलाओं में से एक नज़र आ रही थी, और हर बार उन्हें मैं अपने साथ अलग अलग स्थितियों में पाता, जिन स्थितियों में ये महिलाएं मुझे ले जाती थी। पहली बार मुझे यह सब न जाने क्यों अटपटा अनैतिक घिनौना लगने लगा, मगर दिमाग में जहाँ याद था वही मन में दूसरा पक्ष भी चल रहा था कि उन्हीं महिलाओं की तरह यह भी ऐश करें। एक बात यह भी कि इनसे पैसे की जरूरत नहीं है, बस यह अपनी सहमति दे दें। मन में कई पॉपकॉर्न से फूटते कि या तो मेरे हाथ में है। उनकी बातचीत, बॉडी लैंग्वेज, काम या सब तो शुरू से ही आमंत्रित कर रहे हैं। मैं ही अपनाया हुआ भाग आया। इस तरह सोचते विचारते मैंने आखिर तय कर लिया कि यहाँ मैं ट्राई करूँगा। बाकी तो खुद मुझे खरीदती ही अपनी सेक्सुअल डिजायर, अपनी सेक्सुअल फैंटेसी के लिए एक गुलाम खरीदती है, और गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती। उसकी एक ही और आखिरी हैसियत होती है कि वह सिर्फ और सिर्फ गुलाम है। लेकिन मैं यहाँ गुलाम नहीं बनूंगा। यहाँ बराबर की हैसियत होगी। कोई किसी को पैसे के दम पर नहीं खरीदेगा, ना ही इश्क विश्क का कोई चक्कर होगा। बस एक चीज़ होगी, परस्पर सहमति, इसके सिवा कुछ नहीं। और मैं सूत्र ढूंढने लगा। बिना बुलाए वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी। कई दिन सोच विचार निकालने के बाद मैं प्रोफेसर साहब को लेकर फिर से पहले की तरह डिनर पर गया। उनसे जब संपा जी की बात चिड़ी तो मेरी तरफ कुछ क्षण गौर से देखने के बाद बोले, अपनी थीसिस पर ध्यान दो। लेकिन मैं चुप नहीं हुआ। प्रोफेसर साहब से मैं इतना मिक्सअप हो चुका था कि दोस्तों सा रिश्ता बन गया था। मैं जानने के लिए पीछे पड़ गया तो बोले, समीर, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। तुम संपा जी के बारे में क्या सोचते हो, उससे क्या चाहते हो, मैं नहीं जानता। सच यह है कि संपा के बारे में मैं स्वयं बहुत कम जानता हूँ। हालांकि पिछले 10 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं। उसने कभी किसी को इतनी लिफ्ट नहीं दी कि कोई उससे उसके बारे में ज़्यादा जान सके, समझ सके, बात कर सके। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह एक असाधारण मेधा वाली औरत है। औरत? मैं चौंका। मैं उन्हें अनमैरिड ही समझता था। हाँ, तुम्हारी तरह मैं भी उन्हें काफ़ी समय तक अनमैरिड ही समझता था। दरअसल ये उड़ीसा के एक बेहद पिछड़े इलाके के किसी गांव की रहने वाली है। गरीब परिवार की है। गांव में कोई साधन नहीं था तो इनका परिवार भुवनेश्वर आ गया। वहीं माँ बाप मजदूरी किया करते थे। बच्चे पढ़ाने की धुन में स्कूल भेजा। वहाँ संपा की प्रतिभा से सभी चकित थे। फीस, ड्रेस, किताबों की दिक्कत के चलते संपा अपनी बड़ी बहन के साथ घरों में चौका बर्तन भी करने लगी। वहीं किसी नौकर से इसका परिचय हुआ। वह भी पढ़ने में तेज था। दोनों की हालत एक सी थी, तो दोनों में खूब पटने लगी। दोनों अपने प्रयासों से ग्रेजुएशन में पहुंच गए। यहीं से दोनों का जीवन दूसरे ट्रैक पर चल पड़ा। दोनों दिल्ली भाग गए कि यहाँ काम भी करेंगे, पढ़ेंगे भी।
और एक दिन अपना मुकाम बनाएंगे। इन्होंने शुरुआत भी अच्छी की, लेकिन जब कठिनाइयों का सामना हुआ तो इसके आदमी की पढ़ाई छूट गई, मगर दोनों का सपना टूटा नहीं। आदमी बीवी को जी जान से पढ़ाई में आगे बढ़ाता रहा। 2 बार वह IPS मैन में सिलेक्ट हुई, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गई। इसकी वजह यह थी कि तैयारी के लिए उसे जिस संसाधनों की जरूरत थी वह उसके पास नहीं थे। उसकी इस असफलता से उसकी आदमी की छटपटाहट और बढ़ गई। इस छटपटाहट में वह गलत रास्ते पर चला गया। फिर एक दिन गायब हुआ तो लौटा ही नहीं। संपा ने बहुत कोशिश की, पुलिस वगैरह हर जगह, मगर अमूमन इन मामलों में जो होता है वही हुआ। रिजल्ट 0 रहा। आदमी को ढूंढने के चक्कर में इनकी पढ़ाई बुरी तरह डिस्टर्ब हुई। इतना ही नहीं, इस बीच यह 2 लोगों के सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो गई। इसने रिपोर्ट लिखानी चाहिए, वह भी नहीं लिखी गई। इसकी अनवरत कोशिश के बाद जब लिखी भी गई तो अज्ञात लोगों के खिलाफ कुछ सफ़ेद पोश लोगों के चलते ऐसा हुआ। चौं तरफ पड़ती मार और आर्थिक तंगी ने इसे तोड़कर रख दिया। हालत यह हुई कि इसने फिर कई महीने चौका बर्तन किया, झुग्गी झोपड़ी में रही। उसी समय एक जगह जहां बर्तन मांजती थी, उस परिवार ने जब इसकी काबिलियत के बारे में जाना तो इसे झुग्गी से निकालकर अपने यहाँ रख लिया। उन्हीं लोगों ने किसी कंपनी में नौकरी दिलाई, वहाँ से टीचिंग जॉब में आ गई। वहीं से लिखने पढ़ने की तरफ या फिर बढ़ी, मगर पहले जैसी बात नहीं आई। वह अध्ययनशील है जो जानकारियाँ बढ़ती रही। उसी परिवार के बच्चों का कार्य करते करते उनके बच्चों के दोस्तों का भी कार्य करने लगी। यहीं किसी की थीसिस लिख डाली। बस यहीं से थीसिस वगैरह लिखने के काम में आ गई। पहले तो थोड़े बहुत पैसे लेती थी, लेकिन जब मार्केट बन गई तो डिमांड बढ़ गई। ऐसा नहीं कि या कोई रिसर्च वगैरह करती है तब लिखती है। उसके पास कैसे थीसिस लिखी जाए इसकी ज़बरदस्त समझ है। 5 थीसिस से 6ठी थीसिस वह चुटकियों में बना देती है, लेकिन पढ़ने में वह मौलिक ही लगेगी। कोई विशेषज्ञ ही बता पाएगा कि यह कट पेस्ट है। इसके अलावा पेपर मैगजीन में भी लिखने लगी, वहाँ दूसरे नाम से लिखती है। इसी तरह यह आगे बढ़ती गई। आज अच्छी खासी रकम कमाती हैं, लेकिन मैं इसे उसकी बर्बादी मानता हूँ, उसकी सक्सेस नहीं। वह जितनी ब्रिलियंट है उसे देखते हुए यह उसका स्थान नहीं है। एक्चुअली उसने पति की खोज और रेप के खिलाफ अपनी लड़ाई जीतने के चक्कर में 6 साल गंवा दिए। नहीं तो वह सिविल सर्विस ना सही कम से कम कोई अच्छी नौकरी पा सकती थी। उन 2 घटनाओं ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, न करियर बना सकी, न अपने साथ हुए अत्याचार का न्याय ले पाई। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तो वह अपनी ज़िंदगी बस काट रही है, जिए जा रही है। चिड़चिड़ी इतनी है कि जरा सी बात पर कितना बड़ा तमाशा कर दें कोई ठिकाना नहीं। अच्छी फ्रीलांसर राइटर के चलते थोड़ी बहुत पहुंच भी बना रखी है। इसलिए यदि तुमने कुछ सोच रखा है तो भूल जाओ, सिर्फ थीसिस याद रखो। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।